इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं बस 24 न्यूज में आपके साथ दिव्या पैन्यूली। वक्त हो चला है नेशनल बुलेटिन का, लेकिन उस समय नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन का हुआ आयोजन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए सम्मेलन में शामिल, कहा देश की संसद इतिहास रचने के करीब। दिल्ली में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल होने पर बोली सीएम रेखा गुप्ता, कहा महिला आरक्षण बिल से एक नए युग की होगी शुरुआत। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भरी हुंकार, कहा टीएमसी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को नहीं दी जा रही जमीन। संसद के विशेष सत्र बुलाने पर बोले कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर, कहा प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर बुलाया सत्र। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। साठ वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबर विस्तार से। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विज्ञान भवन में नेशनल लेवल की नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल हुए, जहां दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी मौजूद रही। जिसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने महिला आरक्षण बिल पर कहा कि हमारे देश की संसद एक नए इतिहास रचने के करीब है। विधानसभाओं से लेकर संसद तक दशकों की प्रतीक्षा के अंत का समय आ गया है, इसलिए सरकार 16 से 18 अप्रैल तक संसद का स्पेशल सेशन लाई है। उन्होंने कहा कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम महिलाओं के जीवन का बड़ा अवसर बनने जा रहा है। संसद तक पहुंचने का रास्ता आसान बनने जा रहा है। आज महिलाओं की भूमिका और भी अहम हो गई है। मुझे संतोष है कि 2014 में मेरे देशवासियों ने हमें यहाँ सेवा करने का मौका दिया और तब से हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन के हर पहलू के लिए योजनाएं बनाई और सफलतापूर्वक लागू की। साथ ही कहा कि महिला नेतृत्व विकास के दृष्टिकोण की सबसे बड़ी ताकत यह है कि इसमें महिलाओं की लंबे समय से चली आ रही समस्याओं को तत्काल महत्व दिया जाएगा। जब हमारा G20 शिखर सम्मेलन चल रहा था, हम इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। मुझे दुनिया के देशों को महिला विकास और महिला नेतृत्व वाले विकास के बीच अंतर समझाना था। दुनिया का एक ऐसा बड़ा वर्ग महिला विकास से सहमत था। मुझे महिला नेतृत्व वाले विकास की पैरवी करनी पड़ी और हम इसमें सफल हुए। बहनों, विमेन लेड डेवलपमेंट के विजन की बहुत बड़ी सफलता ये है कि इसने महिलाओं के प्रति पुरानी सोच को चुनौती दी है। अब G20 समिट हमारा जब चल रहा था, हम चेयर कर रहे थे, दुनिया के देशों को मुझे समझाना पड़ा था कि विमेन डेवलपमेंट और विमेन लेड डेवलपमेंट में क्या अंतर होता है। दुनिया का बहुत बड़ा वर्ग विमेन डेवलपमेंट तक सहमत था। विमेन लेड डेवलपमेंट के लिए मुझे ताकत लगानी पड़ी थी और हमें सफलता मिली थी। इस सोच का परिणाम है कि आज महिलाएं उन सेक्टर्स में भी बुलंदियों को छू रही हैं जहां कभी पुरुषों का एकाधिकार माना जाता था। आज हमारी बेटियां फाइटर पायलट बनकर आसमान की बुलंदियां छू रही हैं। आज भारत में विश्व के किसी भी देश की तुलना में, यह आंकड़ा भी आपको खुश कर देगा, विश्व के किसी भी देश की तुलना में महिला पायलटों का प्रतिशत सबसे अधिक हिंदुस्तान में है। आज पीएचडी एनरोलमेंट में बेटियों की संख्या 2014 की तुलना में डबल हो चुकी है। हायर एजुकेशन और रिसर्च में करीब करीब आधी भागीदारी हमारी बेटियों की है।
मैथ्स और साइंस की पढ़ाई में, स्टेम एजुकेशन में बेटियों की संख्या करीब करीब 43% तक पहुंच गई है। मुझे याद है, मैं दुनिया के एक समृद्ध देश में एक बार गया, तो वहां के शिक्षा मंत्री मेरे साथ लिफ्ट में हम लोग जा रहे थे। मतलब पूछा मुझे कि भारत में महिलाएं एजुकेशन में कैसा है। मैंने कहा बहुत अच्छा है, ज्यादा है, कुछ जगह पे तो पुरुषों से ज्यादा महिलाएं। तो फिर उन्होंने बड़ी जिज्ञासा से पूछा, स्टेम एजुकेशन में क्या महिला हिस्सा? मैंने कहा 50% हिस्सा उन्हीं का है। तो उनके लिए आश्चर्य था। ये दुनिया के समृद्ध देश की शिक्षा मंत्री की मैं बात कर रहा हूं। साथियों, हमारे समाज में एक बड़ी चुनौती महिला सुरक्षा को लेकर भी रही है। सदियों से महिलाओं को अपनी सुरक्षा के लिए मौन रहना पड़ा है। हमारी सरकार ने इस दिशा में भी मजबूत कदम उठाए हैं। न्याय व्यवस्था अधिक संवेदनशील बने, निर्णय प्रक्रिया तेज हो, इसके लिए हमने कानूनी बदलाव तो किए ही हैं, साथ ही फास्ट ट्रैक विशेष अदालतों की स्थापना भी की गई है। भारतीय न्याय संहिता में भी महिला सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है। एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया को सरल बनाया गया है। अब किसी भी स्थान से eFIR या जीरो एफआईआर दर्ज की जा सकती है। मुझे संतोष है कि 2014 में आप सबने, देशवासियों ने हमें यहां सेवा करने का अवसर दिया है और तब से लेकर अब तक हमारी सरकार ने महिलाओं के जीवन चक्र के हर पड़ाव के लिए योजनाएं बनाई, उन्हें सफलतापूर्वक लागू किया। आज पहली सांस से लेकर आखिरी सांस तक हमारी सरकार कोई न कोई योजना लेकर के भारत की बहन बेटियों की सेवा में हाजिर है। गर्भ में बेटी की हत्या ना हो, इसके लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान शुरू किया। गर्भ की अवस्था में मां को सही पोषण मिले, इसके लिए हर गर्भवती मां को मातृ वंदना योजना के तहत 5,000 रुपए की आर्थिक मदद दी। जन्म के बाद बेटी को पढ़ाई में मुश्किल ना हो, इसके लिए ज्यादा से ज्यादा ब्याज मिले, ऐसी सुकन्या समृद्धि योजना शुरू की। बेटी को गंभीर बीमारी से बचाने के लिए बचपन में उसे सही समय पर टीके लगते रहे, इसके लिए मिशन इंद्रधनुष शुरू किया। बेटी को स्कूल में शौचालय की परेशानी न हो, इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान के तहत देश में करोड़ों शौचालय बनाए गए। बेटी को पीरियड्स के दौरान परेशानी ना हो, इसके लिए लगभग मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन देने का अभियान शुरू किया गया। बेटी अगर स्पोर्ट्स में आगे जाना चाहती हैं तो उसे खेलो इंडिया अभियान के तहत सालाना 1 लाख रुपए तक की मदद मिल रही है। बेटी अगर बड़ी होकर भविष्य में सेना में जाना चाहे तो उसके लिए सरकार ने सैनिक स्कूल में एडमिशन के लिए दरवाजे खोल दिए। नेशनल डिफेंस एकेडमी में जाने के रास्ते खोल दिए। जीवन के आगे के पड़ाव में बेटी को रसोई में धुएं की परेशानी ना उठानी पड़े, इसके लिए हमने उज्ज्वला योजना शुरू की, करोड़ों गैस कनेक्शन मुफ्त दिए। बेटी को मीलों तक सिर पर पानी ना ढोना पड़े, इसके लिए हमने हर घर नल से जल अभियान शुरू किया।
बेटी को अपने परिवार के लिए राशन की चिंता ना करना पड़े, इसके लिए मुफ्त राशन की योजना शुरू की। अपने पारिवारिक जीवन में बेटियों को इलाज की चिंता न हो, इसके लिए उन्हें 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज देने वाली आयुष्मान योजना संभव बनाई दी। 80% तक डिस्काउंट पर सस्ती दवा के लिए जन औषधि केंद्र, इन सबका सबसे ज्यादा लाभ हमारी बहनों और बेटियों को हो रहा है। साथियों, आप सभी इस बात को भली भांति जानते हैं कि भारत में महिलाओं को सशक्त करने के लिए उनकी आर्थिक भागीदारी को बढ़ाना आवश्यक है। इसलिए हमने अपनी सरकार के हर निर्णय में, हर योजना में इस पहलू का ध्यान रखा। दिल्ली के विज्ञान भवन में नारी शक्ति वंदन सम्मेलन में शामिल होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि मेरा मानना है कि इस महिला आरक्षण बिल से एक नए युग की शुरुआत हो रही है। देश की बेटियों और महिलाओं को इस दौर से गुजरने में पूरी एक सदी लग गई। बेटी बचाओ से बेटी पढ़ाओ तक, और अब हम बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। यह नारी शक्ति वंदन एक्ट सच में देश की तरक्की को एक अलग लेवल पर ले जाएगा। मुझे लगता है कि एक नए युग की शुरुआत इस वुमेन रिजर्वेशन बिल के माध्यम से हो रही है। एक पूरी शताब्दी लग गई देश की बेटियों को, देश की महिलाओं को इस दौर से गुजरने में कि जहां बेटी बचाओ से शुरू हुए थे, बेटी पढ़ाओ में आए और अब बेटी बढ़ाओ की ओर बढ़ रहे हैं। ये नारी शक्ति वंदन अधिनियम सच में देश की प्रगति को एक अलग मुकाम पे लेके जाएगा। निर्णयों में सहभागिता, पॉलिसी मेकिंग में आपका उपस्थित रहना पूरे समाज को, पूरे महिला जगत को और पूरे देश को प्रगति की उस नए आयाम पे पहुंचाएगा जहां पे हर निर्णय में देश की महिला की सहभागिता होगी। और स्वतः ही ऑटो मोड पे अगली पूरी एक शताब्दी के लिए ये वुमेन लेड डेवलपमेंट देश में आएगी। और हर जगह, विधानसभा हो, पंचायत हो, निगम हो या पार्लियामेंट हो, महिलाएं जब उस निर्णय प्रक्रिया में बैठेंगी तो वो देश के विकास में जुड़ पाएंगी। मैम, हमने देखा है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और अब जब दिल्ली सरकार में आपके नेतृत्व में सरकार चल रही है, महिलाएं सबसे ज्यादा आगे हैं। चाहे हमने देखा कि बस कंडक्टर महिलाएं हैं, ड्राइवर जो बसों की हैं वो महिलाएं हैं। दिल्ली सरकार भी महिलाओं को और आगे बढ़ा रही है। हर एक सेक्टर, हर एक फील्ड महिलाओं के लिए अब खुली है। सेना हो, साइंस हो, उद्योग हो या प्रोफेशनल आपका जीवन हो, हर जगह महिलाएं आगे बढ़कर के आ रही है। और मैं देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि हर वो विषय जो महिलाओं से जुड़ा है उस पे सरकार ने नीतियां बनाई, उस पे काम किया। वो स्वास्थ्य हो, वो पोषण हो, वो उनके रोजगार, आत्मनिर्भरता, हर चीज के साथ में जोड़ करके उन्होंने अपनी हर योजना की धुरी में महिला को रखा। और महिलाओं से जुड़ करके जब योजनाएं बनी तो महिला के नाते पूरा परिवार और पूरे परिवार के साथ पूरा समाज उसने तरक्की की। मैम, जेन ज़ी के लिए एक मैसेज। मुझे लगता है कि ये बहुत ही शानदार मौका है, ना केवल वरिष्ठ महिलाओं के लिए बल्कि युवा युवतियों के लिए भी, जो कि आगे आ सकती हैं, जो कुछ करना चाहती हैं, जो देश के लिए जुड़ना चाहती हैं। आज अपने इनिशिएटिव्स के माध्यम से, अपने विजन के माध्यम से और मेहनत के साथ देश को आगे बढ़ाने में कंधे से कंधा मिला करके आज युवतियां जुड़ सकती है। तो ये मौका है हम सब के लिए, वो कोई बेटी हो, वो कोई बहन हो या वो कोई माँ हो, जो देश की प्रगति में, देश के निर्णयों में हिस्सा लेकर के देश चलाने का काम कर सकती है। मैम, एक लाइन जो हमारा स्लोगन है, निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी, एक बार ये। निर्णय में नारी नव भारत की तैयारी, नव भारत की तैयारी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि टीएमसी सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं दे रही है। पश्चिम बंगाल में हमारी सरकार बनने के 45 दिनों के भीतर राज्य की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए जमीन दी जाएगी। हम न केवल पश्चिम बंगाल से बल्कि पूरे देश से अवैध अप्रवासियों को हटा देंगे। निकाल सकती है क्या? निकाल सकती है? ये भतीजा निकाल सकता है? ये तो बीएसएफ को बाड़ लगाने के लिए भूमि भी नहीं देते हैं। हमने तय किया है कि भाजपा सरकार बनते ही 45 दिन में पूरी बंगाल की सीमा पर बाड़ लगाने के लिए भूमि दे दी जाएगी, दे दी जाएगी।
और मेरी बात याद रखना, भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि न केवल बंगाल, देश भर से चुन चुन कर घुसपैठिए को देश के बाहर निकालने का काम हम करेंगे। भाइयों बहनों, टीएमसी के शासन में भ्रष्टाचार बहुत बड़ा मुद्दा रहा और दीदी कहती है भ्रष्टाचारियों से हमें परहेज नहीं है। अब भ्रष्टाचार और गुंडागिरी में बीरभूम से ज्यादा किसको अनुभव हो सकता है भाई? बीरभूम वालों, भ्रष्टाचार का अनुभव है या नहीं है? जोर से बोलो, है या नहीं है? मैं एक के बाद एक घोटाला बोलता हूं। मैं पूछूंगा एक किसने किया? आप सहमत है तो बताइएगा ममता दीदी ने किया। संसद के विशेष सत्र पर कांग्रेस नेता गुलाम अहमद मीर ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जानबूझकर विशेष सत्र बुलाया है। विपक्ष ने यही मांग रखी थी कि चुनाव होने के बाद ये विशेष सत्र रखा जाए। तो वहीं उन्होंने एसआईआर के मुद्दे पर भी कहा कि कांग्रेस ने पहले दिन से कहा था कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, लेकिन एसआईआर का जो तरीका रखा, वो समय रखा जो गलत है। अगर ये एसआईआर के लिए 1 साल का समय देते तो दूसरे राज्यों में कई गरीब मजदूर भी इसमें हिस्सा ले सकते थे। नहीं, राहुल गांधी जी नहीं, फिलहाल इस विजिट में, कल वाले में राहुल जी आ रहे हैं। उसके बाद में चूंकि मोदी जी ने जानबूझकर 15, 16, 17, 18 स्पेशल सेशन लगाया, कांग्रेस पार्टी ने यही डिमांड रखी थी, तमाम अपोजिशन ने डिमांड रखी थी 29 तारीख पोलिंग होने के बाद ये रखो। 2 प्रेस्टिजियस स्टेट्स में चुनाव चल रहा है, सारी पार्टीज और उनके लीडरान कैंपेनिंग में अपनी बात रख रहे हैं। अब मोदी साहब की तरह हमारे पास तो इतना धन पानी नहीं है कि आसमान भी रंग ले और तमाम मीडिया खरीद के रख ले, तो हमें तो फिजिकली जाना है। तो फिर भी उनने 4 दिन का प्रोग्राम लगाया, उसमें लीडर्स की एंगेजमेंट रहेगी, बट उससे पहले और उसके बाद में हम अपना कोर्स ऑफ एक्शन पूरा करेंगे। प्रियंका गांधी जी भी आएगी, खड़गे जी भी आएंगे। बंगाल में कांग्रेस को कितना इफेक्ट होगा इसका? देखिए, इफेक्ट तो सबको होगा। जो इन्होंने काटपीट किया, गलत एसआईआर किया, कांग्रेस ने पहले दिन से कहा है कि हम एसआईआर के खिलाफ नहीं है, मगर एसआईआर का जो तरीका रखा, जो टाइमिंग रखी, वो गलत है, ताकि हर जायज वोटर को अपने आप को क्लियर करने का मौका मिलना चाहिए। आप सब जानते हो बंगाल के कितने लाखों लोग जो स्किल्ड लोग हैं, अनस्किल्ड लोग हैं, जो देश के अन्य कोनों में मजदूरी के लिए जाते हैं, पूरे परिवार के परिवार जाते हैं, और वो इनका वोट बनाने के खातिर 2-2 लाख रुपए खर्च करके केरला से, कश्मीर से नहीं आ सकते थे उस पीरियड में। अगर ये 1 साल का कैलेंडर पूरा लेते एसआईआर का, तो 1 साल के अंदर वो मजदूर लोग भी अपनी शादी ब्याह में आते हैं, दुर्गा पूजा में आते हैं, त्योहारों में आते हैं, उसी वक्त वो अपना वोट भी यहाँ पर दिखा सकते थे। अब उस तरह के जो लाखों लोगों को काट दिया, जो कल बेचारे वापस आएंगे तो बिजली कनेक्शन लेना उनको मुश्किल होगा, राशन लेना मुश्किल होगा, स्कूल में दर्जा लेना मुश्किल होगा, हर लेवल पर मुश्किलात में उनको डाल दिया गरीब लोगों को। और इसलिए जो फिलहाल कटे हुए वोट है वो बटे हुए हैं सबके। उसमें नरेंद्र मोदी के अपने भी जो परंपरागत उनको वोट करते थे वो भी कटे हुए हैं, टीएमसी के कटे हुए हैं। उस प्रपोर्शनेट में कांग्रेस का भी कहीं न कहीं नुकसान है, मगर हम अपनी भरपाई करेंगे। और ये वुमेन रिजर्वेशन बिल जो सेंट्रल गवर्नमेंट ला रहा है, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भी एक शगुफा है। वुमेन रिजर्वेशन की चैंपियनशिप कांग्रेस ने की है, यह हमारी कमिटमेंट रही है। माननीय सोनिया गांधी जी ने 2014 से दर्जनों खत मोदी जी को लिखे कि देश के साथ कमिटमेंट है 33% महिलाओं को रिजर्वेशन देना, आप बिल ले आओ, हम अपोजिशन में रहकर पास करेंगे। और इनने स्पेशल सेशन बुलाया, बिल लाई और सर्वसहमति से पास किया, किसी एक पार्टी ने सवाल नहीं किया, वो पास्ड है। अब जो पेंडिंग सवाल था उस बिल को लागू करने के लिए, 33% लागू करने के लिए, उसमें कानून में है कि पहले सेंसस कराओ और सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कराओ, डिलिमिटेशन के बाद बिल को 33% को लागू करो, और ऑलरेडी पास्ड है।
क्या नरेंद्र मोदी जी इस स्पेशल सेशन में बताएंगे कि मैंने सेंसस करवाया फ्रेश? क्या वो बताएंगे कि मैंने डिलिमिटेशन क्या सोची है? डिलिमिटेशन का कमीशन कहीं नहीं दिख रहा है, सेंसस करने वाले कहीं नहीं है। तो ये एक इस चुनाव के दरमियान फिर उस चीज को अपने खाते बताने के लिए ये कर रहे हैं, मगर देश जानता है ये सर्वसहमति से 3 साल पहले पास हुआ है। लागू करने की जो फॉर्मेलिटीज है, लागू करने के जो उसमें रिक्वायरमेंट है, वो सेंसस एंड डिलिमिटेशन है। उस पर चर्चा हो, उस पर आंकड़े क्या हो, देश के आंकड़े क्या हो, वो उनको देना पड़ेगा। हुबली में ईवीएम की जगह बैलेट पेपर लाने के प्रस्ताव पर बयान देते हुए एमएलए महेश टेंगनाकाई ने कर्नाटक सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि पूरे देश में ईवीएम मशीनें सही तरीके से काम कर रही है, ऐसे में बैलेट पेपर की ओर से लौटना दुर्भाग्यपूर्ण है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी देश को विकास और तकनीकी नवाचार के क्षेत्र में आगे ले जा रहे हैं, जबकि कांग्रेस पीछे जाने की कोशिश कर रही है। टेंगनाकाई ने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस चुनाव जीतती है तो ईवीएम पर सवाल नहीं उठते, लेकिन हारने पर मशीनों पर आरोप लगाए जाते हैं। उन्होंने दावणगेरे उपचुनाव का जिक्र करते हुए कहा कि वहां बैलेट पेपर के इस्तेमाल के बावजूद अब आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं। कर्नाटक सरकारदवರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾಗಂಗಿಲ್ಲ। ಇವತ್ತು ಇಡೀ ದೇಶಾದ್ಯಂತ EVM ಅತ್ಯದ್ಭುತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ। ಹಾಗಾದರೆ ಇವತ್ತು EVM ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಬ್ಯಾಲೆಟ್ ಪೇಪರ್ ತರಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋ ಮುಖಾಂತರ EVM ಬದಲಾಗಿ ಬ್ಯಾಲೆಟನ್ನು ತರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ। ಇವತ್ತು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, AI ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬರೋ ಮುಖಾಂತರ ದೇಶದ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮುಂದಿನ 20 ವರ್ಷ 30 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಾವು ದೇಶವನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಬೆಳೆಸಬೇಕಂದ್ರೆ, ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರ ತಲೆಯಾಗಿ ಹೆಂಗೈತೆ ಅಂದರೆ 20 ವರ್ಷದ ದೇಶವನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹಿಂದೆ ಜಕ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ। ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ 130 ಸೀಟ್ ಗೆದ್ದಾಗ EVM ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಗೆತ್ತು ಆವಾಗ EVM ಸಮಸ್ಯೆ ಬರಲಿಲ್ಲ। ಯಾವಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲುತ್ತಾ ಅವಾಗ EVM ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಟಕವನ್ನು, ಕುಣ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಭಾಷೆದಾಗ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಕುಣ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಲ ಡೊಂಕ್ ಅಂತೇಳಿ, ಹಂಗೆ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಇವತ್ತು ಕುಣ್ಯಾಕೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ನೆಲ ಡೊಂಕ್ ಅನ್ನತಕ್ಕಂಥ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ। ನಾನು ಇಷ್ಟೇ ಹೇಳೋದು ತಮ್ಮ ವಾಹಿನಿ ಮುಖಾಂತರ, ಇನ್ನಾದರೂ ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಯಾಕಂದರೆ EVM ಇಷ್ಟು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ EVM ಇವತ್ತಾಗಿದೆ। ಯಾರೇ ಚಾಲೆಂಜ್ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಚುನಾವಣೆ ಆಯೋಗ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಆದರೂ ಕೂಡ ಸುಮ್ಮನೆ ನೆಪ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ತಮ್ಮ ಸೋಲಿನ ಭೀತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನೋಡಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ದಾವಣಗೆರೆ ಒಳಗೆ ಆಗೈತಿ, ಅಲ್ಲಿ EVM ಆಗೈತಿ, ಇವತ್ತು EVM ಬರಲಿಲ್ಲಲ್ಲೇ ನೀ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ನಾ ಓಟ್ ಹಾಕ್ಸಿಲ್ಲ ಅಂತಂದು ಬರಾಕತ್ತಾರೆ। ಅದಕ್ಕೇನು ಹೊಸ EVM ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಇವ್ರು ಬಳ್ಳಿ ವಾಪಸ್ ಅವ್ರವ್ರು ಏನೀಗ ಸಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡತ್ತಾರಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಹೊಸ EVM ಫಿಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇವ್ರು ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಿಟಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಅಥವಾ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಏನರ ಚಿಪ್ ಅಳವಡಿಸ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರು ಹೇಳ್ಯಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ बीजेपी ಹಾಕ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ। ಮೊದಲು ಅದನ್ನು ತನಿಖೆ ಮಾಡ್ಕೋರಿ, EVM ಬಿಟ್ಟು ಹಾಕಿ। हुबली में महिला आरक्षण को लेकर बीजेपी विधायक महेश टेंगनाकाई ने केंद्र सरकार की पहल का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार महिला आरक्षण लागू करने जा रही है, जो देश के लिए गर्व की बात है। साथ ही बताया कि इस संबंध में बिल को 16 से 18 अप्रैल तक ही होने वाले विशेष सत्र में पेश किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 33% महिला आरक्षण का मुद्दा अंतिम रूप लेगा और इससे महिला सशक्तिकरण को भी और मजबूती मिलेगी। उन्होंने यह भी कहा कि एनडीए सरकार इस बिल को लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ಸರ್ಕಾರ ವಿಶೇಷ ಒಂದು ಅಧಿವೇಶನವನ್ನು ಕರಿ ಮುಖಾಂತರ ಏನು 33% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಂತೇಳಿ ಈ ದೇಶದ ನೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮುತುವರ್ಜಿಯನ್ನು ವಹಿಸುವ ಮುಖಾಂತರ ಅದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರು। ಅದನ್ನು ಈಗ 16ರಿಂದ 18ರವರೆಗೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ 33% ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ರಿಸರ್ವೇಷನ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಹುಶಃ ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಿಶ್ವಾಸದ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು, ನಾರಿ ಶಕ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಈ ದೇಶದ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ NDA ನೇತೃತ್ವದ ಸರ್ಕಾರ ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ದೇಶದ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ। ಅದನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ। कर्नाटक सरकारदवರಿಗೆ ಯಾವಾಗ राजस्थान के कोटपुतली रोड में जिला पुलिस अधीक्षक कार्यालय में 1 अप्रैल 2026 को हुई करीब 25 लाख रुपए की चोरी के मामले में अब तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने पर अधिवक्ता बार एसोसिएशन ने विरोध जताया है। बार एसोसिएशन के सदस्यों ने पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपकर जल्द कार्रवाई और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। इस पर पुलिस अधीक्षक ने आश्वासन दिया कि मामले में जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। नमस्कार, मैं धर्मवीर यादव, एस ऑफिस कोटपुतली। ये यहाँ पे 1 अप्रैल को जो चोरी हुई है उसके संबंध में अधिवक्ता और स्टाम्प वेंडर, कंप्यूटर एसोसिएशन, ये सभी लोग ज्ञापन देने आए, क्योंकि कोई विशेष प्रोग्रेस इनको लगी नहीं है।
चोरी छोटी चोरी नहीं है, उसमें 11 लाख रुपए कैश है और गोल्ड के साथ में ज्वेलरी वगैरह है जो लगभग 25 लाख के आसपास है। तो इनका असंतोष एक जाहिर संतोष है, जिसको हम ये कहेंगे कि परिणाम नहीं मिला है। और अगर अक्यूज पकड़ा भी जाता है तो कहीं ना कहीं राशि में वो दिक्कत आएगी जो उन्होंने खुद कर दी। हम बात करना चाहेंगे सीओ सर्किल राजेंद्र बुटक सर, ये जो चोरी हुई है 1 अप्रैल को, तो लगभग इनका असंतोष जो यहाँ एसपी ऑफिस तक पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं तो पुलिस की इसमें प्रोग्रेस नहीं दिखती। नहीं, एक की घटना थी, 2 को उसमें एफआईआर दर्ज हो गई थी। उसके बाद में लगातार हमने जैसे फुटेज आई थी तो उनकी एक बार पहचान दी, ऐसा रूप से कर ली थी, टीमें भी हमने रवाना कर दी थी। ये बात सही है अध्यक्ष की, अभी तक हमें इसमें अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाई है, लेकिन मैंने उनको बिल्कुल ये विश्वास दिलाया है कि हम इनके नजदीक है, जल्द से जल्द हम इसका खुलासा भी करेंगे और बरामदगी का भी पूरा जो भी है पूरा प्रयास करेंगे। शर्मा सर, ये जो जहाँ तक ये चीजें आई हैं, आप इससे कहाँ तक एग्री करते हैं? इसमें मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं मुकदमा हुआ उस दिन, एफआईआर होने में दूसरे दिन, नक्शा मौका बनने में और समय पे नाकाबंदी नहीं होने की लापरवाही हुई है। लेकिन उसके बावजूद भी पहले भी हम एसपी साहब से मिले हैं, उस समय भी डिप्टी साहब ने यही कहा था कि हम प्रयास कर रहे हैं और बहुत नजदीक हैं। आज भी डिप्टी साहब ने ये कहा है कि मैं आइडेंटिफाई करने की स्थिति में है, मुलजिमान तक पहुंचने की स्थिति में है और वहां पे हमने आदमी भी लगा रखे हैं। हमारा डिप्टी साहब से भी, एसपी साहब से भी और सारे पुलिस प्रशासन से एक ही आग्रह है कि शीघ्र हम मुलजिमान को गिरफ्तार करके हमारा माल पूरा बरामद किया जाए। बरामदगी में कोई कमी नहीं हो, चाहे उसके लिए कितने ही मुलजिमान से बरामद करना पड़े, चाहे कितने ही उसके सहभागी या सहयोगियों से माल बरामद करना पड़े। बार एसोसिएशन कोटपुतली को, स्टाम्प वेंडर एसोसिएशन कोटपुतली को, नीति पत्र लेखक एसोसिएशन और जो हमारे सारे साथ काम करने वाले लोग हैं, उनको संतुष्टि तब होगी तब शीघ्र कार्रवाई होकर मुलजिमान पकड़े जाएं और पूरी की पूरी ज्वेलरी और पूरी की पूरी राशि बरामद हो। एक क्वेश्चन आपसे लास्ट, चोरी मात्र नहीं है, ये शहर की कानून व्यवस्था को भी कहीं न कहीं इंडिकेट करती है। तो अगर ऐसी घटनाएं भविष्य में रही तो कहीं शहर में पुलिस के प्रति असंतोष ऐसा लगे कि वो नहीं होना है। गश्त हमारी बिल्कुल प्रॉपर है, डीओ है, 2 सिग्मा है, बिल्कुल प्रॉपर गश्त करते हैं, इसमें ऐसा नहीं है। लेकिन ये घटना घटी है, बिल्कुल हम जल्दी इसको करेंगे, इसको दस्तयाब करेंगे सारी चीजें। ठीक है, ये थे हमारे साथ। शुक्रवार 10 तारीख को 107 या 109 में या 110 किसी मुलजिम को लेकर 3 पुलिस वाले एसडीओ ऑफिस में गए थे। उस समय मैंने ये कहा था, जो कमल के मोबाइल में जो सिचुएशन दिखाई दे रही है, 2 बार मोटरसाइकिल में बिना नंबरों की मोटरसाइकिल है और उस पर 3 बैठे हुए हैं, तो बीच में बैठा जो तो अनजान सा लगता है, और वो 2 बैठे आगे चलाने वाला और पीछे बैठने वाला। कुछ मैंने उनको हिंट दिया था, और साहब ये आदमी हो सकता है, एक उनका रिश्तेदार है, उनका बहनोई, वो आता रहता है यहाँ और वो यहाँ यही काम करते हैं हमेशा। और वो उनको मैंने बता भी दिया है किस जगह है, कहाँ है, कौन है, क्या है, उनके बाप का क्या नाम है, उनकी माँ का क्या नाम है, ये सब मैंने बताया। उसके कोई बात, यदि उस समय वो थे तो मेरे सामने जवाब दो, वो जाके आएगा, बोले आज ही जाके आए। ये तो सर एक बहुत नजदीक क्लू आपको बताया जा रहा है, फिर भी ऐसा क्यों? आपको बताऊं, वो तो एक शक के आधार पर अपन किसी को चिन्हित करें और उसके बाद में पुलिस के इंट्रोगेशन में क्या चीजें सामने उसको थोड़ा सा फर्क रहता है। ऐसे नहीं भी अपन किसी के बारे में कह दे तो यूं नहीं कि हमने कोई इंट्रोगेशन नहीं किया, जाके पूरी बात कर लो, नहीं जांच तो होगी तो पूरी। आपका जो शक शुभ बात है वो तो ये थोड़ी कि अपन को लाके उसको कम से कम उनसे इंट्रोगेशन तो करेंगे ना, कुछ इन्वेस्टिगेशन होगी, पता चलेगा उस चीज का। भाई आपका शक है किसी भी व्यक्ति पे, लेकिन इन्वेस्टिगेशन करेंगे ना उसके लिए। तो ये मेरे साथ थे 12 एसोसिएशन और इनके यहाँ पे ये एसपी कोटपुतली बैरोड को ज्ञापन देने के लिए यहाँ पहुंचे। इनका कहना है कि जो कार्रवाई हुई है वो संतुष्टपूर्ण कार्रवाई नहीं है और एक बहुत बड़ी रकम है जिसके आधार पे ये चीजें भी बढ़ती जाती है कि शहर में कोई आदमी सुरक्षित है या नहीं है। क्योंकि चोरी बड़ी छोटी होना एक अलग बात है, लेकिन 15 दिन के बाद भी अगर मुलजिम तक पुलिस नहीं पहुंच पाई या पहुंच पाई है तो फिर क्या कार्रवाई हुई है, उसके संबंध में इनका आक्रोश एक जाहिर आक्रोश है। फिर भी पुलिस का कहना है कि हम जल्दी इस सब का खुलासा करेंगे। मेरे साथी आदित्य के साथ में धर्मवीर यादव, जिला कोटपुतली बैरोड, एसपी कार्यालय। अभी के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है।
पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने की है पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स।